मगध राज्य का उदय। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी ग्रीब्रज या राजगृह थी। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। वह बौद्ध धर्म को मानता था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध राज में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राज्यवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उसके पास भेजा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में वह बौद्ध धर्म को मानने लगा। अजातशत्रु 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्सकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। जैन ग्रंथों में उदयन को पितृभक्त बताया गया है तथा बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया है। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज को मगध में मिला लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक था। वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकूटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने धनानंद को हराया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैदक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। कौशल के राजा प्रसेनजित मगध का राज्यवैद्य जीवक तथा चाणक्य ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बंटी थी। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना था। मेगास्थनीज, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। इसने पाटलिपुत्र को पालीप्रोथा नाम दिया है।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियायस ने अपनी पुस्तक में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिए थे। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने काशी के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में हुई। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात की भी कहा जाता है। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस ने भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललितपतन नगर बसाया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भागवत शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधिमित्रा एवं कारुआ की अशोक की पत्नियां थीं। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया। अशोक द्वारा शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इसकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फेंथ्रेलर ने की थी। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के दरबार में डायनोसियस मिस्र का डायनोसियस नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने भेजा था। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसको कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमीनदेई अभिलेख है। अशोक का सान ए कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ महामात्र कहते हैं। इसकी संख्या 18 थी।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसी से बचने वाले को इससे बचने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पर्ण थी। अशोक का नाम देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय भी है। ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्य का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। भारहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कणव वंश की नींव डाली। कणव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ये सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे वह रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने शुरू किया। गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। कुषाण वंश। पल्लवों के बाद में कुषाण आए, जो युचि और तोखरी भी कहलाते थे। युचि नामक एक कबीला 5 भागों में बंटा हुआ था। इन्हीं में से एक कुषाण थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडिफेसस ने 15 ईस्वी में की थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडिफेसस ने 15 ईस्वी में की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर में थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली थी। कनिष्क के दरबार में चरक राजवैद्य रहता था, जिसने चरक संहिता लिखी। अश्वघोष कनिष्क के राज कवि थे, जिससे कनिष्क बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कनिष्क का पुरोहित संघरक्षक था। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, पार्श्व, महाचेत और संघरक्षक रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कनिष्क वंश का कुषाण वंश का
अंतिम शासक वसुदेव था। वह शैव धर्म को मानता था। गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग बनाने की सबसे पहले तकनीक की आविष्कार चीन में हुआ। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका कार्यकाल 280 से 320 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में चलाया। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यवृत्त के 9 राजा तथा दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेधकर्ता, कविराज, विक्रमंक। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त गोविंदगुप्त था, जिसका कार्यकाल 415 से 454 ईस्वी था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। इसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। हुनों का महत्वपूर्ण शासक तोरमण था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार किया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं बहाट कहा जाता था तथा बड़े अधिकारियों को दंडपाशिक कहा जाता था। दंडपाशिक बड़े अधिकारी को। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिससे दिनार कहा जाता था स्वर्ण मुद्रा को। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक या रूपक कहा जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से मिलता है। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गरुड़ गुप्त का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था।
अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ये 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बची हैं। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बाघ बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा में थी। इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। इसने परम भट्टाकार की उपाधि धारण की। यह इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। यह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौंड राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भांडी था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तब वह 16 वर्ष का था। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। प्रारंभ में हर्ष शिव की पूजा करता था, परंतु हेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा। बाण्यभट्ट हर्षवर्धन का कवि था, जिसने हर्षचरित्र तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शी रत्नावली नागनंद है। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष के समय में भूमि कर उत्पादन का 6ठा भाग था। हर्ष चरित्र पुस्तक में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल का प्रयोग हुआ है। पुलिस कर्मियों को जाट या भाट कहा जाता है। ग्राम शासक की सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष ने तीनों पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी थी। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश। पल्लव राजवंश का संस्थापक बप्पदेव था, परंतु पल्लव का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसकी राजधानी कांचीपुरम में थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेखक भारवी इसके दरबार में रहते थे, जिसने किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी है। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन 879 से 897 ईस्वी तक। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी।
वह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगाम प्रिय की उपाधि धारण की। यह शिव का भक्त था। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुई थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, जिसने दस कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म का अनुयायी थे। चोल साम्राज्य। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस वंश का संस्थापक विजयाल 850 से 887 ईस्वी के बीच था। राजा विजयाल ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार राजराज पेरुथचंद था। चोलों का प्रथम महान सम्राट आदित्य प्रथम था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के बाद कोदंडराम की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र पांच को भागना पड़ा। राजा राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर में राजेश्वर मंदिर को राज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया। श्रीलंका में बौद्ध विहार को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगईकोंडचोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम में बनाई। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 भागों में विभक्त था। स्थानीय स्वशासन को चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग होता था। चोल काल में सोने के सिक्कों को कनलजू कहा जाता था। कनलजू। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। कोरनंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया। नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। विष्णु के उपासक अलवार तथा शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। राष्ट्रकूट वंश। इसका संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी में था। इसकी राजधानी मणिकर या मान्यखेट थी। इसकी उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव, इंद्र तृतीय, गोविंद, कृष्ण तृतीय आदि शासक थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और जीत प्राप्त की। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। गणितज्ञ महावीरचार्य भी इसके दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ली। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पोन्न रहते थे, जिसने शांतिपुर
शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी। इस वंश का अंतिम राजा कर्ण था, जिसको चालुक्य वंश के शासक तैलम द्वितीय ने हराया था। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नारायण आदि थे। पाल वंश का शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान में दिए थे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बताया। सुलेमान ने पाल शासन को धर्म भ्रष्ट कहा है। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौंडी रीति नामक साहित्यिक शैली का विकास पाल वंश में हुआ था। महिपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश वहां सत्ता में आया। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का उत्तराधिकारी तथा मंत्री था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था, जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की। सेन वंश भारत का प्रथम राज्यवंश था, जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे। गुर्जर प्रतिहार वंश ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी लक्ष्मण का वंशज बताया है। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, किंतु वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम बताया गया है। मिहिर भोज प्रथम 838 से 885 ईस्वी के बीच इस वंश के प्रतापी शासक थे। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया। मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी थे। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। इनके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया। मिहिर भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 85 से 910 ईस्वी तक ने शासन किया। लेखकों ने इसे परम भट्टाकार महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया है। हेनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिम भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। गुर्जर प्रतिहार ने विदेशी आक्रमणों के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में की। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी बनाया। तोमर वैष्णव धर्म का अनुयायी थे। सिसोदिया वंश हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनाया।
राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। 1518 ईस्वी में राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच लखनौती में युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी के बीच खतौली में युद्ध हुआ था। खतौली की लड़ाई का मुख्य कारण राणा संगा द्वारा इब्राहिम लोदी का साथ न देना था। 1527 में राणा संगा एवं बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति झाला सरदार था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चंदेल वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई। इस वंश की राजधानी ननुक ने 831 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा में थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन था। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। कदंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने 999 ईस्वी में कराया। धंगदेव ने प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। विद्याधर एवं मात्र ऐसे राजा हुए हैं जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया था। विद्याधर ने कन्नौज के राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने गाजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक परमदिरदेव या परमल था। इसने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 6ठी सदी के अंत में अजमेर के निकट शाकंभरी में की थी। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छत्र में स्थापित की। अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। विग्रहराज चतुर्थ की रचना का नाम हरिकेली नाटक है। इसका दरबारी कवि सोमदेव था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा विग्रहराज चतुर्थ हुआ। इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है एक मस्जिद है। शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया एक संस्कृत विद्यालय था। इस वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज तृतीय था। चंद्रबरदाई इसका दरबारी कवि था। इसने पृथ्वीराज रासो लिखे। चंद्रबरदाई को प्रथम हिंदी कवि कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज कृष्णराज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। पहले परमारों की राजधानी उज्जैन थी। इस वंश का महान शासक राजा भोज था। भोज को कविराज उपनाम से जाना जाता है। इसने भोजपुर झील तथा भोजपुरी नगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर बनाया। राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में कराया।